हेलो दोस्तों, चलिए स्वागत है आपका हिंदी साहित्य ज्ञानधारा चैनल पर। दोस्तों आज हम करते हैं छायावाद और छायावाद की विशेषताएं और उनके अंतर्गत आने वाले कवि। दोस्तों पीछे हमारी इसके अंतर्गत बहुत सारी क्वेश्चन बने हैं कि छायावाद की विशेषताएं में इनमें से शामिल कौन सी नहीं है। पीछे भारतेंदु युग में पूछी गई है और द्विवेदी युग की पूछी गई है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि छायावाद की विशेषताएं किससे मिलती जुलती हैं और क्या इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। उसी से हम इनको छायावाद की विशेषताओं को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इसके अंतर्गत। इसमें है छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रकृति क्रिया स्वरूप हुआ था। क्या हुआ था? छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि द्विवेदी युग के बाद में ही छायावादी काव्य आता है। छायावादी युग भी द्विवेदी युग के बाद में ही आता है। तो इन्होंने ये तभी बोला है कि द्विवेदी युग में जितने भी काव्य की विशेषताएं थी उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी कि उसी के अपोजिट हमारा क्या है, छायावादी काव्य की विशेषताएं मिलेंगी। क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता का विषयनिष्ठ है, ये विषयनिष्ठ है। द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ पर वर्णन प्रधान और स्थूल थी। क्या थी? द्विवेदी युग की विशेषता है वो वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी व्यक्तिनिष्ठ प्रधान व सूक्ष्म है। सॉरी दोस्तों, ये व्यक्तिनिष्ठ और विषयनिष्ठ आएगा। द्विवेदी युग में तो विषयनिष्ठ आएगा और छायावाद में क्या आएगा, व्यक्तिनिष्ठ आएगा। ये दोनों अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं। और विषयनिष्ठ के अंदर आएगा वर्णन प्रधान और स्थूल आएगा, और छायावादी के क्या अंतर्गत क्या आएगा, कल्पना प्रधान और सूक्ष्म आएगा। ये तीनों बातें पेपर में भी रिपीट हो चुकी हैं कि द्विवेदी युगीन की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी काव्य का जन्म हुआ था। और द्विवेदी युगीन की विशेषता क्या होगी, विषयनिष्ठ प्रधान वर्णन प्रधान स्थूल, और छायावादी व्यक्तिनिष्ठ कल्पना प्रधान और सूक्ष्म है। आगे है छायावाद की विकास सीमा, यानी कि इनका समय सीमा कितनी से कितने तक है वो देखना है। इसके अंदर है छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के पश्चात हुआ था, ये तो हमें पता है। छायावादी काव्य की सीमा 1918 से 1936 तक मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना जाता है। हमारे इतिहास के अंदर है वो रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन और कहाँ से कहाँ तक सीमा मानी है, किस कवि के बारे में क्या कहा है, वो सारे रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर पूछा लिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद की विकास सीमा क्या मानी है, तो हमें याद रखना होगा ये भी। तो इन्होंने क्या मानी है, 1918 से इनकी मानी है, क्योंकि 1918 ईस्वी में ही जयशंकर प्रसाद की झरना का टाइम क्या है, 1918 है। और निराला की कविता की जूही की कली है वो क्या है, निराला की कविता जूही की कली है 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। तभी इन्होंने इनके रचना और इनके विषयनिष्ठ कविताएं हैं, इनके अंदर कविता में जितनी भी विशेषताएं मिली है उसी के हिसाब से इन्होंने विकास सीमा तय की है। छायावादी काव्य की विशेषताएं अभी हम दोस्तों करेंगे कि छायावाद के अंतर्गत कौन सी विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो मानी जाती हैं वो विशेषताएं मैंने शामिल की इसके अंतर्गत। सबसे पहली है आत्म अभिव्यक्ति। क्या है? आत्म अभिव्यक्ति। छायावादी कविता के कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के, इसके अंतर्गत क्या आएगा, ऊपर भी हमने पढ़ लिया था कि व्यक्तिनिष्ठ, तो क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत जीवन। अगर विषयनिष्ठ आए तो द्विवेदी युगीन हो जाएगा, और छायावादी कविता के अंतर्गत पूछा जाए तो व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद के व्यक्तिगत जीवन में जो भी अनुभव किया था उन्हीं को इन्होंने क्या है, रचना में भी डाला है। व्यक्तिगत जीवन के निजी प्रसंगों को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्ति की और सुख दुख से परिपूर्ण कविताएं लिखी थी। उन्होंने खुलकर कविताएं क्यों लिखी, क्योंकि उन्हें खुद से भी उन चीज़ों को अनुभव किया था। आगे है जयशंकर प्रसाद कृति आंसू है वो इसका उदाहरण है। अब आत्म व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो आंसू है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, वो क्या है, इसका उदाहरण है। आंसू का रचना काल भी हमें पता होना चाहिए, आंसू का 1925। आगे है इसकी विशेषता के अंतर्गत पहला हमारा देख लिया हमने कि आत्म अभिव्यक्ति आएगा, और दूसरा है सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण के अंतर्गत देखते हैं कि क्या आता है। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। छायावादी कवियों ने नारी को उसकी प्रेमिका के रूप में ग्रहण किया, जो हृदय में योग की संपूर्ण विभूतियों से
परिपूर्ण है। इसके सौंदर्य चित्रण में तो हमें पता है कि नारी के सौंदर्य का, प्रकृति के सौंदर्य का, ये सब किस में आएगा, सौंदर्य चित्रण के अंतर्गत आएगा। आगे है नारी का उदात्त रूप में चित्रण, किस में है, नारी का उदात्त रूप में चित्रण आएगा। छायावादी कवियों ने नारी को उदात्त रूप प्रदान करते हुए उसे पुरुष के प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। नारी को उदात्त रूप प्रदान किया है और उसको क्या, किसमें किया है, पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रदान किया है। और नारी को दया, क्षमा, प्रेम, करुणा की मूर्ति है ये मानना है और श्रद्धा की पात्र मानना है। क्या मानना है, नारी को उदात्त रूप में चित्रण दिया है और पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है और नारी को दया, क्षमा, प्रेम और करुणा की मूर्ति मानना है और श्रद्धा का पात्र मानना है। आगे है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण का हमें पता है कि प्रकृति चित्रण के अंतर्गत, छायावाद के अंतर्गत पंत को महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। इसके अंतर्गत देख लेते हैं, पंत जी ने मानना है कि प्रकृति जीवन के सर्वाधिक निकट है। पर पंत का विशेषता बताती है ये, पंत की पूछी जाती है ये भी, इसके दावे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पंत जी ने प्रकृति चित्रण को बहुत ज़्यादा क्या किया है, महत्वपूर्ण माना है। इसलिए छायावादी कवियों में प्रकृति चित्रण बेखूब किया गया है। उन्होंने प्रकृति यदि सुंदर है तो भयावह भी है, यही मानना है, क्योंकि इन्होंने पंत जी ने परिवर्तन भी रचना लिखी है, तो उसके देखते हुए, उसकी रचना की विशेषता देखते हुए इन्होंने दोनों बता दिया कि प्रकृति यदि सुंदर है तो उस वह भयावह भी है। इसलिए बताया है पंत जी की दोनों रचनाओं में इनके क्या है, मौन निमंत्रण और परिवर्तन है, उसके अंतर्गत ये विशेषताएं आती है। रचनाकार, उन्होंने छायावाद के जितने भी रचनाकार हैं उन्होंने प्रकृति चित्रण पर खूब लिखा है। दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, आगे की है हमारी विशेषता, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। दुख और वेदना की अभिव्यक्ति के अंतर्गत छायावादी काव्य में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है और महादेवी वर्मा तो वेदना की ही क्या है, कवियत्री है। वह अपने जीवन की तुलना है वो नीर भरी बदली से करती है, क्योंकि हमें पता है कि महादेवी वर्मा की रचना है वो नीर भरी दुख की बदली है। उसके अंतर्गत वो कहते हैं कि उनकी रचना के अंतर्गत उन्होंने खुद की तुलना है, अपने जीवन की तुलना है वो किससे की है, एक नीर भरी दुख की बदली से की है। बदली से कल्पना करती है कि उनके साथ में उसकी तुलना करती है। आगे है रहस्यवाद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है दोस्तों छायावाद की, और ये पूछी भी जाती है कि छायावाद के रहस्यवाद के अंतर्गत एक ही कवि मानी जाती है, वो इम्पोर्टेंट है, वो महादेवी वर्मा मानी जाती है, और ये विशेषता भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी कवित्री अगर महत्वपूर्ण पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, महादेवी वर्मा। और शुक्ल ने भी इसको रहस्यवाद के अंतर्गत ही माना है। आगे है छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है, क्या है, रहस्यवाद है। प्रमुख प्रवृत्ति बता दी है कि रहस्यवाद है। और पंत की मौन निमंत्रण कविता भी क्या है, इसका उदाहरण है। पंत की मौन निमंत्रण कविता अगर पूछा जाए तो रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। और परिवर्तन अगर पूछा जाए तो वो आ जाएगी, पीछे हमने पढ़ा था, ये आ जाएगी इसके अंतर्गत प्रकृति चित्रण के अंतर्गत। वो भी भयावह स्थिति का वर्णन किया ना, परिवर्तन होते रहते हैं, उसके कारण उन्होंने भयावह स्थिति का वर्णन किया है। आगे है कल्पनाशीलता, आगे विशेषता है इसके अंतर्गत कल्पनाशीलता। छायावादी कवियों ने कार्यक्रम आगे गलत हो रहा है ये थोड़ा सा। छायावादी कवियों ने कल्पनाशीलता को क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। छायावादी कवियों ने कल्पना और रहस्यवाद तो कूट कूट कर भरा हुआ छायावाद के अंतर्गत, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आगे है छायावाद के प्रमुख कवि। छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। और क्या है कि इसमें कहा गया कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ इनको माना जाता है। इसके अंतर्गत त्री भी आते हैं। त्री के अंतर्गत है जयशंकर प्रसाद है, त्रिपाठी निराला है और सुमित्रानंदन पंत, ये तीनों माने जाते हैं। लघु त्रयी के अंतर्गत अलग से आते हैं और वृत्तयी के अंदर अलग आते हैं। आगे की वीडियो में हम दोस्तों ये सारी हमने की थी कि छायावादी की विशेषता कौन सी थी, क्योंकि पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है कि छायावाद की विशेषता या फिर भारतीय हिंदू युग की विशेषता, कोई भी युग की विशेषता डाल दी जाती है और इनके अंतर्गत पूछ ली जाती है कि इनसे विशेषता कौन सी नहीं है। तो ये हमें देखनी
पड़ेगी। और आगे की वीडियो में हम दोस्तों करेंगे कि जयशंकर प्रसाद है, इसे छायावाद के रचनाकार है, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं भी पढ़ेंगे, उनकी भाषा शिल्प पढ़ेंगे और आगे इनकी रचना जो भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगी हुई है वो हम रचना करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमें वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।